आप सभी के स्टडी सक्सेस की 95 पर स्वागत है। और जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए साइंस की सेट का पहला पार्ट, जिसमें आपको फिजिक्स कंप्लीट कराया जाएगा। सेट BJ1, और इसमें टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का, और जो पूर्णांक रहेगा आपका पूर्णांक 70 नंबर का। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं, और यहाँ पर कुछ सूचनाएं भी दी गई हैं। तो यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का, खा एवं गा में विभाजित होता है, और प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न जो भी होता है, प्रत्येक खंड का, चाहे वह का हो या खा का या गा का, तो प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न विकल्पीय होता है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए होते हैं, और सही विकल्प चुनकर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक होता है, और प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ करना भी आवश्यक होता है। तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए रहते हैं। तो आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा दीजिए। जो प्रश्न पत्र हमारा 3 खंडों में यानी का, खा, गा में विभाजित होता है, तो इसमें से जो पहला खंड का है, इसमें भौतिक विज्ञान दी गई होती है, और जो खा खंड है, खा खंड हमारा रसायन विज्ञान होता है, और जो गा है, गा हमारा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान होता है। पहला क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 200 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो V1 दिया है हमें 200 वोल्ट, और P1 दिया है 100 वाट, और इसके बाद कह रहा है कि 200 वोल्ट और 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए। तो अब यहाँ पर दूसरा हमारा जो वोल्टेज हो जाएगा V2 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो हमें बल्ब की शक्ति यानी P2 ज्ञात करना है। तो P2 ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके मात्रकों के बारे में, कि जो हमारा विभवांतर का मात्रक होता है, तो V का मात्रक हो जाता है वोल्ट, और जो P पावर यानी शक्ति का मात्रक होता है वाट, और I यानी विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है हमारा एम्पियर होता है, और जो R यानी रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है हमारा प्रतिरोध। ओम का यानी कि जो R का रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। तो अब समझिए यहाँ पर इस प्रकार से ये सबके मात्रक होते हैं। तो मात्रकों से पहचान हो जाती है कि यहाँ पर ये विभवांतर का मान है, या विद्युत शक्ति का मान दिया गया है, या विद्युत धारा का मान दिया गया है, या रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ सूत्र लगाना होगा P बराबर VI। विद्युत शक्ति का P बराबर यानी P बराबर होगा VI। तो P बराबर VI, लेकिन यहाँ पर I की वैल्यू नहीं दी गई है, तो I का मान निकाल लेंगे हम पहले ओम के नियम से, क्योंकि V बराबर होता है हमारा IR, इसलिए I बराबर हो जाएगा, I अपनी जगह रहेगा, ये जो गुणे में होता है ये आ जाता है भाग में, तो E यानी I बराबर हो जाएगा V/R। P बराबर यहाँ से VI लगा देते हैं, तो V की जगह V रहेगा, और I बराबर हो जाएगा हमारा V/R। तो P बराबर V का V से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा V²/R। तो हम यहाँ से R बराबर से निकाल लेंगे, R बराबर हो जाएगा V1²/P1। तो V1 का यहाँ जो V1 का मान दिया गया है 200 वोल्ट, तो यहाँ 200 वोल्ट रख दिया जाएगा, और 200 का वर्ग भी करना, वर्ग कर देंगे। P1 की वैल्यू दी गई 100 वाट रख दिया जाएगा। अब इसके बाद R बराबर 200 का मल्टीपल करेंगे 2 टाइम्स अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो इस प्रकार से यहाँ से R का मान आ जाएगा 2 2 4, यानी कि 2 का 2 2 दूनी 4 बराबर 400। तो R बराबर आ जाएगा हमारा 400 ओम। अब R का मान निकल चुका है, तो R की वैल्यू से हम अब निकाल लेंगे हम P2, यानी जो हमें ज्ञात करना था P2। तो यही सूत्र एक बार फिर से लगाया जाएगा, R बराबर V2²/P2। R का मान हमने निकाला है 400, और V2 दिया है हमें 100, तो 100 का वर्ग करना है, बटे कर देंगे P2 की, तो 400 बराबर 100 गुणे 100 बटे हो जाएगा P2। तो इस प्रकार से यहाँ से आ जाएगा हमारा, यानी 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से 4 से ही 100 कट जाएगा, तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से आ जाएगा P2 का मान
P2 बराबर, क्योंकि बटे करके कैंची गुणा कराएंगे तो P2 का गुणा 1 से होगा तो आ जाएगा P2 और 1 का गुणा 25 से तो आ जाएगा 25 वाट। तो यहाँ पर हमने बताया था कि P का मात्रक वाट होता है तो यहाँ आ जाएगा 25 वाट। इस प्रकार से फाइनली इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु, तो यहाँ पर जो वस्तु रखी है हमारी अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी हुई है और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस प्रकृति का होगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण जैसा कि दिया गया है। तो उत्तल दर्पण जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है गोली दर्पण कहलाता है। जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है वह हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। तो यह हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण, तो यहाँ से हम एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं, मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर यहाँ पर मुख्य फोकस स्थित कर देते हैं और यहाँ पर यह गोली दर्पण का यानी इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र है। और इस प्रकार से यहाँ पर गोली दर्पण का हमारा ध्रुव गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर उपस्थित होता है और यहाँ पर हम कोई वस्तु रख देते हैं, वस्तु मान लेते हैं कि यह हमारी वस्तु है AB और इस वस्तु AB से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पहली प्रकाश की किरण गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। और यहाँ से यह जो वस्तु है यानी वस्तु AB से आने वाली दूसरी प्रकाश की किरण गोली दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो अब यहाँ पर जो वस्तु बनेगी हमारी वस्तु की स्थिति यानी वस्तु AB की स्थिति A' और B', यह स्थिति है दर्पण गोली दर्पण के ध्रुव P तथा F के बीच, यानी गोली दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित होगी। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा हमारा कि यहाँ से कि दर्पण के पीछे, यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा था कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा कि दर्पण के पीछे गोली दर्पण के ध्रुव P एवं F के बीच। और हम जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जो वस्तु की जो स्थिति होगी तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा P यानी गोली दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच में स्थित होगी, यानी दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल यदि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो यहाँ हमें दिया गया है कि n का मान है 1.5, तो n का मान हमें दिया है 1.5 और निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें निकालना है कांच में प्रकाश की चाल यानी गिलास में प्रकाश की चाल निकालना है। तो Vg निकालना है, तो n बराबर होता है C/V। तो इसलिए n का मान यहाँ जो 1.5 उसको रख दिया जाएगा और C का मान जो 3×10⁸ है इसको भी पुटअप कर देंगे और Vg यानी कि इस प्रकार से Vg हमारा निकल आएगा। तो यहाँ दिया हमें 1.5, तो यहाँ से 1.5 यानी कि 1.5 का 1.5 दूना 3 तो आ जाएगा 2। इस प्रकार से यहाँ से जो Vg होगा तो Vg बराबर आ जाएगा हमारा 2×10⁸ मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से आ जाएगा कांच में प्रकाश की चाल
यानी 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हमने काट दिया, 1.5 का 1.5 दूना 3, तो 2 बार भाग जाएगा और 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। चाल है तो चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ पर यह जो परिपथ दिया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यह जो परिपथ दिया गया, इस परिपथ में बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक का कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर दिया है, यहाँ आकृति में यह जो परिपथ दिया गया परिपथ में, यानी कि 1 ओम और 1 ओम ये दोनों ओम परस्पर समांतर क्रम में संयोजित हैं और इसके साथ में इस प्रतिरोध के साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो यहाँ मतलब दिया गया हमें R1 बराबर दिया है 1 ओम और R2 दिया है 1 ओम और R3 दिया है 0.5 ओम। तो हमें बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी तक का कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये दोनों समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र लगाएंगे हम। समांतर क्रम संयोजन से तो क्या होता है समांतर क्रम संयोजन? तो समांतर क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है, यदि कभी भी परिपथ समांतर क्रम में संयोजित हो तो यहाँ से 1/r बराबर हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ से हम 1/r ज्यों का त्यों रख देंगे और 1 R1 का मान जो दिया 1 ओम तो 1 रख देंगे, प्लस 1/r2 का मान दिया 1 तो 1 रख देंगे और 1/r 1 में से 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 का 1 में भाग देंगे तो आएगा हमारा 1। तो इसके आगे हल करते हैं। तो यहाँ से आया हमारा 1/r बराबर 1 हो जाएगा 2, बाटी में 1 करके कैंची गुणा कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2r बराबर 1। तो r बराबर आ जाएगा हमारा 1/2 और 2 का भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, यानी कि भाग नहीं जाएगा 1 में तो दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा तो 2 पंचे 10। इस प्रकार से r बराबर आ जाएगा 0.5 ओम। तो ये हमारा r का मान निकला। अब r का मान हमारा 0.5 ओम निकला है। r डैश बराबर r, तो ये तो हमारा पूरा r हो गया, ये जो r हो गया और ये हो गया हमारा R3। तो r डैश नया जो प्रतिरोध होगा यानी कुल तुल्य प्रतिरोध r डैश बराबर r प्लस R3 से। तो यहाँ से देखिए ये दोनों प्रतिरोध यानी कि ये जो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध निकला है समांतर क्रम संयोजन के बाद इसके साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा था, तो यहाँ सूत्र लग जाएगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का। तो श्रेणी क्रम संयोजन से तो क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र, यानी कि r बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ से 5 पर 10 का 10 रख दिया जाएगा और 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से r डैश बराबर आएगा 1 ओम। इस प्रकार से इस परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए और इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। तो दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए और इसको दूर करने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इस दोष यानी दूरदृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को ही हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष का निवारण तो इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दूरदृष्टि दोष, जैसा कि शब्द हमारा लिखा है दूरदृष्टि दोष, तो इसके जस्ट अपोजिट होती है परिभाषा। जैसा कि शब्द लिखा है दूरदृष्टि दोष, तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और इस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो देखिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों से सबसे अधिक होने के कारण नीला और बैंगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है जिसका मिश्रण नीला होता है, इसलिए आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। तो देखिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों से सबसे अधिक होने के कारण नीला और बैंगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है जिसका मिश्रण नीला होता है, इसलिए आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। तो देखिए जो वर्णों का जो क्रम होता है, जो रंगों का जो क्रम होता है, विव ग्योर, ये हमारा वर्णों का
क्रम होता है। वी फॉर वायलेट, वी फॉर वायलेट, वी फॉर वायलेट यानी बैंगनी, वी फॉर वायलेट यानी बैंगनी। आई फॉर इंडिगो, आई फॉर इंडिगो, आई फॉर इंडिगो यानी जामुनी, आई फॉर इंडिगो, इंडिगो यानी जामुनी। बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। जी फॉर ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। वाई फॉर येलो, वाई फॉर येलो, येलो मीन्स पीला। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स नारंगी, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज नारंगी। और फाइनली लास्ट कलर आर फॉर रेड, आर फॉर रेड, रेड मीन्स लाल, रेड मीन्स लाल। तो ये है हमारा वर्णों का क्रम। इस प्रकार आप याद रखेंगे इसको। वेब ग्योर, वी आई बी, वेब जी वाई ओ आर, वी आई बी, वेब जी वाई ओ आर, ग्योर, वेब ग्योर। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है और इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है और इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो देखिए 1.5 वोल्ट यहाँ जो दिया है, यानी जो वोल्ट दिया है ई बराबर हमारा 1.5 वोल्ट दिया है, जो कि एक सेल का वोल्ट है। और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.5 ओम। तो 1.5 वोल्ट की एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है और इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान यानी हमें निकालना है, ये तो हमारा रेजिस्टेंस है और हमें निकालना है अधिकतम धारा का मान यानी आई मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम निकालना है। तो आई मैक्सिमम बराबर होता है ई अपॉन आर। तो आई मैक्सिमम बराबर ई अपॉन आर। तो आई मैक्सिमम बराबर ई की वैल्यू है, ई यानी ई का मान दिया है 1.5 और आर का मान निकला है 0.5 दिया है। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 15 और 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, 5 दिया 15। इस प्रकार से आई मैक्सिमम बराबर निकलेगा 3 एम्पियर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे, कारण सहित बताइए और बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी। अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे, कारण सहित बताइए और बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी। तो देखिए अपनी कार या बाइक के पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है, अतः बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। तो देखिए जो गाड़ियों में, जो बाइक हो या ट्रक हो, किसी भी गाड़ियों में जो शीशे लगे रहते हैं, जो दर्पण लगे रहते हैं, तो वे उत्तल दर्पण लगे होते हैं। तो अपनी कार या बाइक के पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है, अतः बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो अथवा में दिया गया है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है और प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि यहाँ हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पर जो ओ होता है हमारा, ओ को यानी वस्तु के जो आकार को ओ से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु के प्रतिबिंब को वाई से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की दूरी को यू से। इसी प्रकार से जो प्रतिबिंब की दूरी या छाया की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी को वी से प्रदर्शित करते हैं और जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमें यानी कि जो दिया गया क्वेश्चन में कि जो ओ का मान है यानी जो वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर दी गई है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र दोनों सेम होते हैं, बस अंतर यह होता है कि जो लेंस सूत्र होता है उसमें माइनस होता है और दर्पण सूत्र में माइनस नहीं होता है। तो देखिए जैसे लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v
V, और यहाँ पर जो U का मान दिया है -20, तो इसको रख देंगे। और F का जो मान दिया गया था हमें, स्मॉल f का मान 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर इस प्रकार से रख दिया जाएगा। अब यहाँ से 1/10 बराबर 1/V, और माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस 1/20। अगली लाइन में 1/10 अपनी जगह रहेगा और 1/20 को 75 कर देंगे, तो माइनस का 1/20 बराबर 1/20 अपनी जगह रहेगा 1/20। तो यहाँ पर इन दोनों में हम 10 और 20 में से 20 कैल्शियम लेंगे। 10 का भाग करेंगे 10 दूना 20, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 1 से 2, माइनस 20 से कम 20, 20 का भाग देंगे 20 में, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 से 1 बराबर 1/20। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1/20 बराबर 1/20। कैंची गुणा करा देंगे इनका, तो V इनका कैंची गुणा करा देंगे, और जब कैंची गुणा करा देंगे तब इस प्रकार से हमें V बराबर हो जाएगा, V बराबर 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो V का मान प्राप्त हो चुका है। अब हमें निकालना है इसमें प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब का आकार I का मान निकालना है। तो I/O बराबर होता है V/U। तो I/O बराबर होता है V/U के। तो I का मान ज्ञात करने के लिए हमें I का मान जो कहते हैं रखे रहेंगे। O का मान दिया है 5 रख देंगे। V दिया है, V हमने अभी निकाला है 20 सेंटीमीटर, तो 20 रख देंगे। U दिया था -20 सेंटीमीटर, तो -20 यानी 20 से कम 20, तो I का मान आ जाएगा इस प्रकार से 5 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो -5 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब लेंस के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी उल्टा तथा 5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। इससे हमें ज्ञात होता है कि यह प्रतिबिंब लेंस के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी उल्टा तथा 5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि ओम का नियम क्या है और वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं। तो ओम का नियम क्या है और वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं, क्वेश्चन हमारा ये। तो देखिए छात्रों, ओम का नियम इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई चालक है तो उसकी भौतिक अवस्थाओं पर कोई परिवर्तन ना हो, जैसे कि ताप पर कोई प्रभाव न पड़े, और यदि उस पर कोई दबाव लगाया जाए तब भी उस पर कोई प्रभाव न पड़े, और ना ही उसकी कोई लंबाई पर प्रभाव पड़े। यानी कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, यानी ज्यों कहते हो पहले की तरह ही रहे और उस पर कोई परिवर्तन ना हो, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें, यानी ज्यों के त्यों रहें, तो उसके सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात कहने के तात्पर्य यहाँ से V प्रोपोर्शनल होगा I के, V समानुपाती I, V प्रोपोर्शनल टू I यानी V समानुपाती I। तो V समानुपाती यानी V बराबर, तो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा और यहाँ बराबर की चिन्ह आ जाएगा तब V बराबर हो जाएगा IR, जहाँ R चालक का रेजिस्टेंस यानी जहाँ R चालक का प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम होता है। या यहाँ से यह भी कर सकते हैं, यदि V बराबर IR होता है तो यहाँ से V अपनी जगह रहेगा, I आ जाएगा, I गुणे में है तो आ जाएगा भाग में, और R बराबर निकल आएगा V/I। अब इसके आगे देखते हैं, यानी ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम के सत्यापन करने के लिए हमें एक बैटरी से यहाँ पर एक कुंजी लगा देना होता है एक बैटरी में, और कुंजी से यहाँ पर एक अमीटर का पाठ्यांक लगा देना होता है। जो विद्युत धारा यहाँ से जो फ्लो होती है, जो यहाँ से करंट बह रहा होता है, विद्युत धारा बह रही होती है, तो उस विद्युत धारा को मापता है कि कितनी विद्युत धारा बह रही है। और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर का पाठ्यांक यानी वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, जो वोल्टेज को पढ़ता है कि वोल्टेज कितना हो गया है। और यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगा देते हैं, जो उसमें बह रही धारा का विरोध करता है। और यहाँ पर हम एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं, जो करंट यानी कि धारा नियंत्रक, जो कंट्रोल यानी कि जो करंट को नियंत्रण रखता है, जो उसमें जो बह रही होती है धारा उसको नियंत्रण रखता है। तो इस प्रकार से यहाँ से ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। तो देखिए ओम का नियम, तो ओम का नियम केवल धातु के चालकों के लिए मान्य है। ओम का नियम केवल धातु यानी कि जो भी मेटल्स होती हैं, जो भी धातुएं होती हैं, तो उनके चालकों के लिए मान्य है। और ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा वैद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचे,
यदि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो हमें क्या होता है, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, और जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। और धारा के प्रत्येक मान के लिए अमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कर देते हैं, जिससे हमें चालक तार के प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है। यानी कि हमने शुरुआत में पढ़ा था इसको, यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया था, बैटरी में एक कुंजी लगी थी और कुंजी से एक अमीटर लगा दिया था। अमीटर का पाठ्यांक जो विद्युत धारा को नापता है, और उसमें एक वोल्ट मीटर लगा दिया था और रेजिस्टेंस यानी कि लगा दिया था, और उसमें धारा नियंत्रक के कंट्रोलर यानी कि करंट को नियंत्रण रखने वाला एक कंट्रोलर भी लगा था। तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम केवल धातु के चालकों के लिए मान्य है। और ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा वैद्युत धारा के मध्य यदि हम ग्राफ खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं, यानी जो उसमें कुंजी लगी होती है, तो जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी करंट बहने लगती है। और धारा के प्रत्येक मान के लिए अमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर धारा के प्रत्येक मान के लिए अमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक नोट कर देते हैं, जिससे हमें चालक तार के प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। और विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ, यदि हम विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचें तो वह एक सरल रेखा बनेगा। यानी कि यदि हम विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यदि हम विभवांतर यानी हम विभवांतर और विद्युत धारा, ये हमारी धारा I है, यदि हम विभवांतर और विद्युत धारा I के मध्य एक ग्राफ खींचें, यदि विभवांतर और धारा के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जो रेजिस्टेंस यानी कि R बराबर V/I के बराबर होता है। इस प्रकार हमारा ओम का नियम यानी ओम के नियम का सत्यापन और ओम का नियम का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन 3ख का अथवा का आंसर क्वेश्चन है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। क्वेश्चन है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। क्वेश्चन तो देखिए लेंस की क्षमता सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन देना है हमें। और इसके बाद न्यूमेरिकल भी इसी में कि यदि किसी लेंस की क्षमता यदि -2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। तो देखिए लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। सिंपल, बहुत आसान, बिल्कुल डेफिनेशन है इसकी। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा यानी जस्ट अपोजिट। तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी यानी कोई भी लेंस की फोकस दूरी होती है वह लेंस की क्षमता की जस्ट अपोजिट होती है, यानी जस्ट विपरीत होती है, व्युत्क्रम होती है। तो किसी लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। तो लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/, फोकस दूरी, यानी कि ये दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 1/F मीटर में। तो यहाँ जो फोकस दूरी दी होती है, फोकस दूरी हमारी मीटर में दी होती है। और या फोकस दूरी को यदि हम न्यूमेरिकल को हल करते हैं तो हमें फोकस दूरी को मीटर में रखना है। और यदि मान सेंटीमीटर दिया है, यदि फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर दिया है, तब हम यहाँ पर ऊपर यानी 100 का गुणा करा देंगे तो वो भी सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है, याद रखना है। यदि यहाँ से लेंस की क्षमता यदि लेंस की क्षमता डायोप्टर में दी गई है तब आपको फोकस दूरी मीटर में रखना है। और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई है तो ऊपर आपको 100 का गुणा करा देना है। तो चलिए अब देखते हैं न्यूमेरिकल। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि लेंस की क्षमता दी गई है P बराबर -2 डायोप्टर। तब पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो हमने बताया था कि अभी यहाँ देखिए जस्ट अपोजिट होती हैं। तो P का सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर होगा 1/F। तो P बराबर होगा 1/F, यानी लेंस की क्षमता बराबर होगा 1/, फोकस दूरी। तो यहाँ से P बराबर दिया -2
और यहाँ से 1/f हमने कहा भी f को मीटर में रखेंगे, तो f को रख देंगे यहाँ जो कहते हैं, और बटे 1 करके कैंची गुणा करा देंगे, तो f हमारा निकलेगा भी मीटर में। f किस में निकलेगा? f हमारा मीटर में निकलेगा। तो f मीटर में निकलेगा, यानी कि -2f बराबर होगा 1 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से f बराबर हो जाएगा 1 और ये 2 आ जाएगा नीचे, तो -1/2 हो जाएगा। लेकिन ये है मीटर में, और यदि हमें मीटर से सेंटीमीटर बनाना है तब हम 100 का गुणा कर देंगे, तब यहाँ से ये बन जाएगा मीटर से सेंटीमीटर में। तो 100 का गुणा करा देते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम मीटर को हटाएंगे, तब सेंटीमीटर लाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो f बराबर 1 - 1/2 गुणा 100। तो इस प्रकार से 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 × 5 = 10, यानी कि f बराबर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी का मान निकल आया है। अब इससे हमें यह लेंस की प्रकृति भी ज्ञात करना था कि यह लेंस किस प्रकार का है। तो लेंस की जो प्रकृति होगी, यदि f का मान -5 निकला है, -50 सेंटीमीटर, तो अतः लेंस हमारा है अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो यह लेंस किस प्रकार का होगा? अवतल लेंस। किस प्रकार का? अवतल लेंस। अतः यह लेंस हमारा अवतल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब एवं एक वाटर पंप का मीटर के साथ उचित संयोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए परिपथ बनाइए। तो क्वेश्चन है कि आप अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब एवं एक वाटर पंप का मीटर के साथ उचित संयोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए परिपथ बनाइए, और फ्यूज की जगह MCB माइक्रो सर्किट ब्रेकर लगाने से क्या लाभ होगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले एक परिपथ बनाना है कि कह रहा है कि आप अपने घर में एक पंखा, 3 बल्ब एवं एक वाटर पंप का मीटर के साथ उचित संयोजन एवं फ्यूज दिखाते हुए परिपथ बनाइए, और फ्यूज की जगह हमें MCB माइक्रो सर्किट ब्रेकर यदि हम लगा दें, यदि फ्यूज की जगह माइक्रो सर्किट ब्रेकर लगा दें तब क्या लाभ होगा। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर परिपथ तैयार कर लिया पूरा, यानी कि हमारे घरों में जो लाइट आती है, तो 220 वोल्ट से 440 वोल्ट तक का जो है वोल्टेज आता है हमारे घरों में, 220 वोल्ट से 440 वोल्ट तक। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने लगा रखा है ये हमारा फ्यूज है, ये फ्यूज है, और ये हमने पंखा एक बना रखा है, यहाँ से हमने एक पंखा जोड़ दिया, और सभी यहाँ पर हमारे घरों की लाइटें जो समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे घरों की जो बल्ब जो पंखे के सब जो उपकरण जितने जुड़े होते हैं समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ये एक पंखा है, और यहाँ पर हमने तीनों बल्ब जोड़ दिए क्रमशः, और यहाँ पर ये हमने एक मीटर, यहाँ पर हमने एक वाटर पंप जोड़ दिया, यह हमारा एक वाटर पंप है, और जिसको हमने मीटर के साथ जोड़ दिया, यानी कि तो इस प्रकार से यहाँ से मतलब यह जो परिपथ जो पूरा बना है कि जब किसी परिपथ में धारा की मात्रा अधिक होती है तब MCB अपने आप बंद हो जाती है। यहाँ पर जो फ्यूज लगा है, यदि फ्यूज की जगह मतलब यदि हम माइक्रो सर्किट ब्रेकर लगा दें तब क्या होगा, यह कह रहा था क्वेश्चन में कि तब यहाँ यदि आप फ्यूज की जगह माइक्रो सर्किट ब्रेकर लगा दें तो जब विद्युत धारा जो यहाँ से बह रही होगी विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मान जब अधिक हो जाता है तब MCB अपने आप बंद हो जाती है, और कुछ देर बाद हम इसे दोबारा शुरू करते हैं, तो फ्यूज को हमें बदलना पड़ता है। कारण ये होता है, तो जब किसी परिपथ में धारा की मात्रा अधिक होती है तब MCB अपने आप बंद हो जाती है, कुछ देर बाद हम इसे दोबारा शुरू करते हैं, तब हमें फ्यूज को बदलना पड़ता है। तब क्या करना पड़ता है, तब फ्यूज को हमें बदलना पड़ता है। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अथवा में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए। क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए और इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनामो का सचित्र कार्यविधि समझाइए। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को बताना है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखना है, और इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनामो का चित्र सहित कार्यविधि भी समझाना है, और इस सिद्धांत पर आधारित एक डायनामो का चित्र सहित हमें कार्यविधि भी समझाना है। तो देखिए क्वेश्चन था हमारा, तो सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, प्रथम नियम क्या कहलाता है कि जब किसी बंद कुंडली से मान लीजिए कोई कुंडली है, और जब किसी बंद कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो जब किसी बंद कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है, और
यह धारा तब तक बहती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो प्रथम नियम क्या था हमारा कि जब किसी बंद कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। यह धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट नियम, और इसका जो द्वितीय नियम है हमारा कि द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हमारा ई है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो यहाँ डेल्टा फाई हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, तो डेल्टा फाई हमारा यहाँ पर क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात ई बराबर यानी ई विद्युत वाहक बल बराबर माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और यदि मान लीजिए यदि फेरों की संख्या n है, यानी कि यदि जितने अधिक उसमें फेरे लगे हैं, यदि फेरों की संख्या n है तब ई बराबर यानी विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा माइनस का n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब इसकी क्रिया विधि समझते हैं। तो क्रिया विधि से पहले आप चित्र समझ लीजिए। यह क्रिया विधि, चित्र के माध्यम से समझिए क्रिया विधि कि जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, ये हमारा एक आर्मेचर है, आर्मेचर ए बी सी डी, तो ये हमारा आर्मेचर है। तो जब हम आर्मेचर ए बी सी डी को घुमाते हैं तब चुंबकीय फ्लक्स में, जो हमने अभी डेल्टा फाई बताया था आपको चुंबकीय फ्लक्स, तो जब हम आर्मेचर ए बी सी डी को जब घुमाते हैं तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा कुंडली में, ये है हमारी कुंडलियां कहलाती हैं, इसको विभक्त वाला भी बोला जाता है और कुंडली भी बोलते हैं। R1 R2 ये दोनों हमारी कुंडलियां हैं, R1 R2 कुंडलियां हैं। तो जब आर्मेचर यानी कि जब आर्मेचर ए बी सी डी को घुमाया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स यानी डेल्टा फाई में, तब चुंबकीय फ्लक्स यानी डेल्टा त्रिभुज के आकार का होता है, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो जब आर्मेचर ए बी सी डी को घुमाया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, तब यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तब उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में ये जो कुंडलियां बनी, जिससे इस कुंडलियों में विद्युत धारा बहने लगती है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और यह धारा तब तक रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो यह क्रिया विधि, इसकी क्रिया विधि कि जब आर्मेचर एबीसीडी को घुमाया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब आर्मेचर एबीसीडी को घुमाया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, और यह धारा तब तक रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो ये हमारा यानी कि ये नॉर्थ उत्तरी चुंबकीय ध्रुव है और ये दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव है, और यहाँ पर बीच में रख देते हैं हम एक आर्मेचर एबीसीडी। इसको जब घुमाते हैं तो इसकी कुंडलियों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होने लगती है। और यह विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होने लगती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होता रहता है तब तक इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित होती रहती है। तो ये हमारी यहाँ पर ये देखिए, ये आर्मेचर एबीसीडी है, ये उत्तरी यानी कि उत्तरी चुंबक है, दक्षिणी चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और ये हमारा R1 R2 यानी कि ये कुंडलियां हैं, ये R1 यानी कि विभक्त वाला भी बोलते हैं, ये R1 है, ये R2 कुंडलियां हैं, और यहाँ ये ब्रश B1 है, ये ब्रश हमारी B2 है, तो ये ब्रश B1 B2 है, और यहाँ पर ये हमने एक बैटरी जोड़ दी है, ये बैटरी यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर हमें करना होगा माइनस। तो ये हमारा और इस प्रकार से ये एक कुंजी लगी हुई है, तो यहाँ बैटरी कुछ इस प्रकार से होगी, तो एक छोटा सा कर देना चाहिए ऐसे। ये माइनस है हमारा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये बैटरी है। तो प्रिय छात्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। यदि आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।